प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी मीडियम में जो यूनिट 1 का वीडियो बनाए हैं, अगर उसको शुरू से काउंट करोगे तो हम लोग अभी तक 11 वीडियो बना चुके हैं और इससे संबद्ध 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन था और उसके बाद वाले इस वीडियो में जो हम लोग बनाए हैं उसमें अभी तक 10 टॉपिक हम लोग यूनिट 1 का पढ़ चुके हैं। यह जैसा कि जानते हो, यूनिट 1 में एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स को पढ़ना है। पहले चैप्टर में जो पढ़ना है उसको हम लोग टॉपिक के रूप में देखें तो यह उसका लास्ट टॉपिक है। यूनिट 1 के सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर का यह लास्ट टॉपिक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। बच्चों, हम लोगों ने जो भी वीडियोस बनाए हैं, आशा है कि उसको देख रहे होंगे। उसमें हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा ध्यान में रखा है। उससे नोट्स बनाए जा सकते हैं, उससे क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। अभी जो हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, इसके आधार पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा, इस तीनों को पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे तो बल आघूर्ण, उसके बाद इस द्विध्रुव को विस्थापित करने में किया गया कार्य और उसके बाद कि द्विध्रुव में संचित वैद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पहले हम लोग बल आघूर्ण की बात करें। बल आघूर्ण बल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि जानते हो कि अगर यह कोई पिंड है, इस पर बल लगाएं तो इसमें विस्थापन हो सकता है। तो वह बल जो किसी पिंड में रेखीय विस्थापन उत्पन्न करे वह सिंपल फोर्स या लीनियर फोर्स है। लेकिन बल इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं कि किसी पिंड में घूर्णन हो, रोटेशन हो। जैसे मान लो कि इस कलम को हम लोग ऊपर नीचे करने के लिए बल लगाएं और घुमाने के लिए बल लगाएं, दोनों में अंतर है। तो जो लीनियर मोशन उत्पन्न करे वह सिर्फ फोर्स है और जो रोटेशनल मोशन उत्पन्न करे वह टॉर्क है, यानी कि बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण वह बल है जो किसी पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है, उसको रोटेट करता है, उसको घुमाता है। बल आघूर्ण का संकेत टाउ होता है। 11th में आप पढ़ना था, बल आघूर्ण का संकेत टाउ होता है। और जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था उसके अनुसार यह होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी लंबाई को हम लोगों ने 2a माना है। यहाँ भी मानेंगे कि a से b की दूरी जो होगी वह वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होगी, 2a के बराबर होगी। O इसका मध्य बिंदु है या केंद्र है। इस वैद्युत द्विध्रुव को समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा गया है। तो एक बार इसको हम लोग क्लियर कर लें। हम लोग यह कहेंगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत को विद्युत भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा।
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, 2a इसकी लंबाई होगी, O केंद्र है और E या वेक्टर E समरूप वैद्युत क्षेत्र है, समरूप वैद्युत क्षेत्र है, तथा थीटा द्विध्रुव के अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के बीच वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो एक बार फिर से देख लें कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव हुआ, ए से बी तक की जो लंबाई है या जो दूरी है वह इसकी लंबाई हुई, इसे 2a द्वारा सूचित करेंगे। ओ द्विध्रुव का केंद्र है, वेक्टर ई समरूप वैद्युत क्षेत्र है और थीटा जो यहाँ देख सकते हो ये दोनों संगत कोण है, इसलिए यहाँ भी थीटा हम लोगों ने लिखा है। यह थीटा द्विध्रुव के अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर याद होगा हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई सरल रेखा द्विध्रुव के दोनों आवेशों और उसके केंद्र से होकर गुजरे तो उसे द्विध्रुव का अक्ष कहा जाएगा। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी आवेश को कहीं रखा जाए तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं यह होता है इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि ए बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इस आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वह प्लस क्यू इंटू ई होगा। यहाँ सब देख सकते हो F बराबर क्यू इंटू ई हुआ, प्लस क्यू इंटू ई होगा। और बी बिंदु पर जो माइनस चार्ज है इसके कारण जो लगने वाला बल होगा, अगर उसको एफ बी कहें तो वह माइनस क्यू इंटू ई होगा। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक आवेश धन आवेश है, दूसरा आवेश ऋण आवेश है, तो इनके कारण इन पर जो बल लगेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, परिमाण तो बराबर होगा परंतु दिशा विपरीत होगी। यहाँ देख सकते हो एक अगर पूरब की ओर है तो दूसरा पश्चिम की ओर है। अब ये दोनों आवेश या इन दोनों आवेशों का जो संयुक्त प्रभाव होगा उसके कारण यह डाइपोल या द्विध्रुव रोटेट हो सकता है, और रोटेट हो सकता है इसे या इस प्रॉपर्टी को टॉर्क कहेंगे या बल आघूर्ण कहेंगे कि जिसके कारण या जिस बल के कारण यह रोटेट होगा उसे बल आघूर्ण कहा जाएगा। तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि बल आघूर्ण का संकेत होता है टॉर्क, टाउ, इसके अंग्रेजी टॉर्क है, और इसका परिमाण होता है कि बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक और चीज समझ लें, मान लिया जाए कि यह कोई लाइन है, एक बल यहाँ पर लगा इस तरह से, दूसरा बल यहाँ लगा इस तरह से, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। अगर हम लोग इसको F1 कहें, इसको F2 कहें, तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा विपरीत है, इनको बल युग्म कहा जाता है। कपल ऑफ ए फोर्स, बल युग्म। और इस बल युग्म के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और बल आघूर्ण उत्पन्न होगा तो किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग समझ लें,
बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे कि प्लस क्यू पर लगने वाला बल निकालेंगे, माइनस क्यू पर लगने वाला बल निकालेंगे, दोनों का परिमाण बराबर होगा और तब इनके बीच की लंबवत दूरी AC का मान निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और टॉर्क का मान मिलेगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यह कहेंगे प्लस क्यू आवेश पर आरोपित बल, प्लस क्यू आवेश पर आरोपित बल, इसको हम लोग मान लेते हैं FA और यह बराबर होगा प्लस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू आवेश पर आरोपित बल अगर निकालें, इसको FB मान लें तो यह माइनस क्यू इंटू ई होगा। तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल अगर इसको F माने तो यह FA प्लस FB होगा और यह प्लस QE माइनस QE इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह समरूप वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म, जिसका मान सभी जगह समान है। यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र या समरूप वैद्युत क्षेत्र के कारण ही दोनों आवेशों पर लगने वाले बल के परिमाण समान है, दिशा तो विपरीत होगी और उनका योग 0 है। परंतु अगर वैद्युत क्षेत्र समरूप नहीं हो तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा तो विपरीत होगी परंतु परिमाण समान नहीं होगा और उस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल 0 नहीं होगा। इसको ध्यान दें, बहुत मार्केबल पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव भी मिलता है कि अगर कोई द्विध्रुव समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं और उस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। परंतु अगर द्विध्रुव असमरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उसके दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर नहीं होंगे, दिशा विपरीत होगी और कुल बल 0 नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ समरूप वैद्युत क्षेत्र लिया है, इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल 0 है। अब हम लोग यह कहेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल तो 0 है परंतु बलों की दिशा विपरीत होने के कारण इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म काम करता है जो इसको घुमाने का प्रयास करता है और इसके कारण द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण आरोपित होगा और इस बल आघूर्ण का परिमाण होगा किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो हम लोग यह कहेंगे कि अब द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण
गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो इस स्थिति में अगर बल आघूर्ण का संकेत टाउ हो तो टाउ बराबर होगा Q इंटू ई, किसी एक बल का परिमाण, गुने बलों के बीच के लंबवत दूरी, तो AC, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगर इस चित्र के अनुसार AC का मान निकाल लें और यहां रख दें तो बल आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें देख सकते हो अब त्रिभुज ABC में साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब AC हो गया, कर्ण AB हो गया। AC नहीं मालूम, लेकिन यह 2a है द्विध्रुव की लंबाई, तो इसलिए AC बराबर 2a साइन थीटा हुआ। AC बराबर 2a साइन थीटा हुआ। अब अगर हम लोग समीकरण 1 में यह मान रखें AC का, तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। हम लोग डाइपोल में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कि Q इंटू 2a आवेश गुने द्विध्रुव की लंबाई, यह P है जो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो इस समीकरण में Q इंटू 2a के बदले P रखेंगे और हम लोगों को टॉर्क का यह मान मिलेगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। यह टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का यह सूत्र हुआ। डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर याद होगा 11th में दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन पढ़ना था। सदिश गुणन में क्रॉस यूज करते हैं। अगर दो सदिश हो, इनका सदिश गुणन होगा तो इसको A क्रॉस B कहेंगे, और यह AB साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि P डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है और उनके बीच का कोण थीटा है। तो इस समीकरण यह 2 होगा। समीकरण 2 को हम लोग सदिश गुणन के रूप में लिख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि पुनः वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ध्यान दो, इसको गुना नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस कहेंगे क्योंकि यह सदिश है। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यह सदिश के रूप में बल आघूर्ण हुआ और इसका मैग्नीट्यूड हुआ टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बल आघूर्ण का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण गुने दोनों के बीच के कोण का साइन या ज्या। तो यह टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। बच्चों, इसके आधार पर हम लोग वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इस डाइपोल को टी थीटा कोण से हम लोग डिस्प्लेस कर दें, घुमा दें, तो काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा वह इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संरक्षित होगा, स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यह निकालें कि वर्क डन ऑन ए डाइपोल कितना है,
तो उससे पोटेंशियल एनर्जी का भी सूत्र निकलेगा और वर्क डन निकालने में हम लोग इस समीकरण का यूज करेंगे। कार्य या वर्क डन का जो सूत्र पढ़े हो अगर याद होगा, W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है। सदिश के रूप में वेक्टर एफ डॉट इंटू वेक्टर एस होता है। यहां पर यह रेखीय विस्थापन है, यह फोर्स है, बल है, इन दोनों के बीच का कोण है या थीटा। तो अगर किसी पिंड पर, मान लो या कोई पिंड है किसी सतह पर है, हम लोगों ने बल लगाया या यहां से विस्थापित होकर ए से बी बिंदु पर पहुंचा, तो हम लोग यह कहेंगे कि इस विस्थापन में जो कार्य हुआ उसका परिमाण इस सूत्र से मिलेगा। लेकिन अगर किसी पिंड में रोटेशन हो, किसी पिंड में रोटेशन हो, जैसे इसको हम लोग घुमाएं इस तरह से, इसे रोटेशन हो, तो रोटेशन की स्थिति में या घूर्णन की स्थिति में बल के बदले बल आघूर्ण होगा और रेखीय विस्थापन के बदले कोणीय विस्थापन होगा और थीटा जो है वह होगा। रेखीय विस्थापन को हम लोग एस से सूचित करते हैं और कोणीय विस्थापन को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस समीकरण 2 के आधार पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान निकालेंगे। अब हम लोग यह मान लें कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से विस्थापित किया जाता है। तो उस स्थिति में चूंकि कोण का मान बहुत कम है तो कार्य भी बहुत कम होगा। यह याद रखना है, 12 में हो, कैलकुलस पढ़े हो, हम लोगों का पूरा फिजिक्स 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो एसआई मात्रक और दूसरा कैलकुलस। तो हम लोग पहले अल्प विस्थापन के लिए किए गए कार्य का मान निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे और कुल विस्थापन के लिए कार्य का मान निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव का अल्प विस्थापन, यहां अल्प विस्थापन जो हम लोग कह रहे हैं यह अल्प कोणीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन नहीं है। और कोणीय विस्थापन का संकेत होता है थीटा, अल्प है तो डी थीटा। तो द्विध्रुव का अल्प विस्थापन या अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा हुआ, इसलिए किया गया अल्प कार्य अगर इसको हम लोग डी डब्ल्यू मान लें, यहां डब्ल्यू फुल वर्क है, टोटल वर्क है, तो यह होगा टाउ डी थीटा। रेखीय स्थिति में किया गया कार्य एफ इंटू एस होता है, बल गुने विस्थापन, और घूर्णन की स्थिति में किया गया कार्य बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन होता है। और टाउ का मान हम लोग निकाले हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग चाहते हैं कुल कार्य का मान निकालें, कुल कार्य का मान निकालें। यह W, कुल कार्य का W है तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के बराबर होगा और यह इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा के बराबर होगा। और यहाँ P और E दोनों का मान फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर होंगे और यह साइन थीटा डी थीटा होगा। अगर याद है तो हुआ साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है। तो इसलिए
किए गए कार्य का मान माइनस पी ई कॉस थीटा हुआ। किए गए कार्य का मान माइनस पी ई कॉस थीटा हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अगर सदिश के रूप में लिखें, अगर पढ़े हो 11th में कार्य दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, वेक्टर P डॉट वेक्टर E, या सदिश के रूप में दो सदिशों के अदिश गुणन के रूप में कार्य का मान हुआ। अब किया गया कार्य इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा इसका सिंबल U है, स्थितिज ऊर्जा। इसलिए द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, पी ई कॉस थीटा होता है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन के रूप में मान लें द्विध्रुव को हम लोग θ1 से θ2 कोण तक डिस्प्लेस करते हैं, तो हम लोग मान लें θ1 प्रारंभिक कोण, इसे दूसरे तरह से लिखते हैं कि यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य W निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। dW का लोअर लिमिट θ1 होगा और अपर लिमिट θ2 होगा। इसमें dW का मान टाउ डी थीटा, पीई बाहर होगा, साइन थीटा डी थीटा होगा, तो यह पीई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होगा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, यह हो गया पीई माइनस कॉस थीटा θ1 θ2। कैलकुलस में यह पढ़े हो, अगर यह माइनस को हटाना हो तो लिमिट का स्थान बदल दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें, तो यह हो जाएगा पीई कॉस थीटा, अपर लिमिट हो गया θ1 और लोअर लिमिट हो गया θ2। तो इस स्थिति में किए गए कार्य का मान हो गया पीई, लिमिट हटाना जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, या वर्क डन on a dipole to displace from angle θ1 to angle θ2,
अब इसके सेकेंड केस के लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि θ1 का मान 0 डिग्री हो, सेकेंड में कह सकते हैं कि यदि θ1 = 0 डिग्री, तब θ2 को अब हम लोग सिर्फ थीटा कह सकते हैं, और इसलिए W होगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। तो यह W PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। cos 0 का मान 1 होता है, तो यह किया गया कार्य है 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक द्विध्रुव को विस्थापित करने में किया गया कार्य है। बच्चों, यूनिट 1 के पहले चैप्टर का यह लास्ट टॉपिक है, मैंने शुरू में बताया भी था। इसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क क्या होगा, दूसरा उसको रोटेट करने में, डिस्प्लेस करने में कितना कार्य होगा, और तीसरा कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। अब हम लोग इससे टॉपिक 11 तक जो हम लोग पढ़े हैं, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। इसमें एक और काम करोगे कि जो वीडियोस हम लोगों ने बनाया, या 12 नंबर वीडियो होगा, इसको देखो, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो जैसे L1, L2, L3 जो नाम हम लोग दिए हैं, उसके साथ कमेंट और प्रॉब्लम भेजो। प्रॉब्लम्स अगर आते हैं विद्यार्थियों के, तो हम लोग उसको ऑनलाइन बैठ करके या सारे को सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से सबको बताएंगे। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके भेजो। थैंक यू, धन्यवाद।